Hey guys, today's topic is types of behavior disorder जिसमें हम देखेंगे थंब सकिंग। देखिए हमने कल ये देखा था कि टाइप ऑफ डिसऑर्डर क्या होते हैं। कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर होते हैं बच्चों में, वो हम देख रहे हैं, जिसमें कि हमने देखा था इतने टाइप के थे, जैसे कि हैबिट डिसऑर्डर हो गया और स्पीच डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, उसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर, और स्लीप डिसऑर्डर के बाद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और उसी में ये सब आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम जो देख रहे हैं वो है हमारा सबसे पहला हैबिट डिसऑर्डर। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं हैबिट डिसऑर्डर, जो कि मैं यहाँ पे भूल गई, शायद नहीं, हाँ डला है। तो ये जो हम हैबिट डिसऑर्डर देख रहे हैं, इस हैबिट डिसऑर्डर में सबसे पहले हम देखेंगे थंब सकिंग। ठीक है, तो थंब सकिंग का मतलब तो आप समझ गए हैं। तो थंब सकिंग क्या है? जबकि जो बच्चों में नॉन न्यूट्रिशनल सकिंग ऑफ फिंगर और थंब, मतलब कि जो फिंगर और थंब को अपने मुंह पे सक करते हैं विदाउट एनी, मतलब उसमें कोई ऐसा नॉन न्यूट्रि कोई ऐसा उनको पौष्टिक नहीं मिल रहा। अंगूठे को चूसने को उंगली या अंगूठे के गैर पोषक चूसने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग, यानी कि इसका कोई भी पर्पस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है और कोई इसका बेनिफिट नहीं है, लेकिन उनकी हैबिट है, इसलिए यहाँ पे लिखा है ना हैबिट डिसऑर्डर। तो हैबिट के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने थंब को या अपने कोई भी फिंगर को मुंह पे रखते हैं और उसको सक करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपकी इजी के लिए, जो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने डिमांड की थी, तो उनके लिए मैंने हिंदी में भी नोट दे दिया है सेम। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से देख सकते हैं, जिसको भी जो सही लगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं डेफिनेशन ये हो गई। अब है एज ऑफ अकरेंस, यानी कि ये कब ज़्यादा देखने को होता है, कब मिलता है ऐसा, ये बच्चों में कब देखने को मिलता है। तो जो थंब सकिंग की जो प्रॉब्लम है वो कम 0 से लेके, मतलब जब से बच्चा, मतलब 0 to 1 ईयर, यानी कि बर्थ से लेके 1 ईयर तक का देखने को, ओरल स्टेज बोलते हैं इसको ना, जो आपने साइकोलॉजी में देखा होगा। तो ओरल स्टेज जो होती है वो स्टेज में ये कॉमन होता है, देखने को मिलता है, जब बेबीज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको नेचुरल अर्ज टू सक, यानी कि उनको एक नेचुरल इसकी उनको मतलब इसकी एक लत सी लग जाती है, जिसे कहेंगे ना, एक उनको इसकी क्या लग जाती है, लत जिसे बोलेंगे, कि उनको इसका आदत सी पड़ जाना। ठीक है, तो ये उनके लिए आम बात हो जाती है। तो दिस यूजुअली डिक्रीजेस आफ्टर, और ये कैसे डिक्रीज होता है, मतलब ये ऐसा नहीं कि कंटिन्यू करता रहेंगे, ये जो हैबिट है कंटिन्यू नहीं रहेगी, ये कुछ टाइम बाद ये अपने आप भी धीरे धीरे कम होती चले जाएगी। तो आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ, यानी कि 6, जो ये 1 ईयर के मतलब जब उसे 0, ये ओरल स्टेज में ये स्टार्ट हुई, और जब ये धीरे धीरे करके 6 मंथ के बाद धीरे धीरे कम हो जाती है, कम होती चली जाती है। और जो लेकिन मेनी बेबीज कंटिन्यू टू सक देयर थंब टू सूद देमसेल्फ, तो कुछ बेबी में क्या होता है कि ये जो होती है ये कंटिन्यू कर हैबिट रहती है। ठीक है, और वो इसको जो मोस्ट चिल्ड्रन स्टॉप थंब सकिंग बिटवीन 3 to 6 ईयर ऑफ एज। ठीक है, वैसे तो 1 ईयर तक का ये स्टार्ट रहता है। 1 ईयर के बाद जैसे 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 1.5 साल ना, 6 मंथ के बाद वो जब 1.5 साल का होगा तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगी उसकी हैत। लेकिन कुछ बच्चों में क्या होता है, 3 to 6 ईयर तक का ये के बीच तक का ये रहती है, और 3 to 6 के बीच में ये क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं अपनी इस हैबिट को। ठीक है, तो इसके जो कॉजेज़ होते हैं थंब सकिंग के, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले पेरेंटल कॉज, फिर है ड्यू टू टीचर्स, ड्यू टू सिबलिंग एंड फ्रेंड्स एंड अदर। तो हम देखेंगे ये जो पेरेंटल जो कॉज है, उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बेबी के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा उसको प्रोटेक्शन में रखना, उसके लिए चिंता करना, उसको हर समय अपने से दूर ना रखना, और नेगलेक्ट बाय पेरेंट्स। और जो कुछ होते हैं जो पेरेंट्स के द्वारा नेगलेक्ट किए, एक होते हैं ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और एक होते हैं जो बिल्कुल ही उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, नेगलेक्ट रहते हैं उसके लिए। ठीक है, और पेरेंट्स जो स्ट्रिक्ट होते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस कर लेते हैं अपने बच्चों के साथ, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है। और डिसहार्मनी जो बिटवीन पेरेंट्स, जब दोनों पेरेंट्स जो ये होता है, इनके बीच में कोई मतलब मतभेद या मनमुटाव रहता है, तब भी ये माता पिता के बीच में अगर ऐसा मतभेद टाइप का रहता है, तब भी ये वाली प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो बच्चा समझदार होता है, भले ही बोल ना पाए, तो वो आपके जो पेरेंट्स होते हैं आपस में अगर वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उससे बच्चा डर सा जाता है, तो उसकी ये हैबिट पड़ जाती है। ठीक है, तो ये है। और जब यहाँ पे ओवर प्रोटेक्शन होता है, तब भी वो
उसकी इस तरीके से आदत हो जाती है। नेगलेक्ट होगा तो भी वो अपने को बिजी रखता है, थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करता है, तो इस तरीके से भी ये हो सकता है। देन ड्यू टू टीचर्स, टीचर्स के द्वारा भी जब वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रिक्टनेस स्ट्रिक्ट करती है अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ वो बहुत स्ट्रिक्टनेस रखती हैं और या स्ट्रिक्ट रहती हैं, और जो एक्सेसिव प्यूनिटिव एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन टीचर्स, ठीक है, और उनको क्या करती हैं वो मतलब पनिशमेंट भी देने की, उनकी ज़्यादा पनिशमेंट जो टीचर्स देती हैं बच्चों को ना, तो वहाँ पर भी बच्चे की ये हैबिट पड़ जाती है, ठीक है। जैसे काम करके नहीं लाया, होमवर्क करके नहीं लाया, या बच्चे हैं शैतानी करते हैं क्लास में और टीचर्स उसे बहुत देर तक का खड़ा कर दें या फिर उसके कान पकड़ के खड़ा कर दे, तो वो थोड़ा सा इस तरीके से उसका बिहेव हो जाता है। फिर ड्यू टू सिबलिंग एंड फ्रेंड्स, अब सिबलिंग मतलब भाई बहन जो होते हैं या उसके जो फ्रेंड सर्कल में जो भी होते हैं, उनके साथ जब उसकी एक्सेसिव कंपटीशन होता है, कंपटीशन आप बच्चों में ही काफ़ी रहता है ना, कि मैंने पहले मिल्क पे लिया, उसने मैं पहले वाला टाइप का। तो कहने का मतलब है किसी भी चीज़ में, चाहे वो खाने पीने की चीज़ में हो या दौड़ने में हो या मतलब किसी चीज़ को पकड़ने में हो, छूने में हो, मम्मी को पापा को, तो वो एक कंपटीशन में, तो उसमें भी ये वाली अगर बहुत ज़्यादा अगर ये देखने को मिले बच्चे में, तो भी ये हैबिट पड़ जाती है। एंड सेपरेशन फ्रॉम क्लोज फ्रेंड और सिबलिंग, या फिर वो जिनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे तो वो अब उनसे कैसे हो गए, सेपरेट हो गए, दूर चले गए, चाहे तो उनके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया हो या किसी भी रीज़न से स्कूल चेंज हो गया हो, तो भी ये आदत कभी कभी बच्चों में पड़ जाती है। तो एंड अदर कॉजेज़, अदर कॉज है लोनलीनेस एंड बोर्डम, या जब बच्चा अकेलापन फील करता है या फिर वो बोर हो रहा होता है, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। और टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थका हो, फ्रस्ट्रेशन एंड एनजाइटी, यानी कि कोई उसको चिंता हो, ठीक है, हताश हुआ हो, इसलिए भी ये होता है। एंड सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, या फिर अपने माता पिता से दूर है, सेपरेट है, किसी बोर्डिंग में हो या किसी रिलेटिव के घर में हो, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। देन थम सकिंग जो होती है वो इन चिल्ड्रन यंगर देन 4 इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर 4 साल से नीचे के बच्चों में है तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट अगर ये कंटिन्यू है 5 ईयर तक या उससे ज़्यादा, तो फिर चिंता की बात है। तो ये इंडिकेट करेगा कि जो प्रेजेंस ऑफ एन इमोशनल प्रॉब्लम, तो बच्चे में क्या देखने को मिलेगा कि उसमें ज़रूर से कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, तभी वो इस तरीके की हैबिट कर रहा है, जो कि हमने अभी कॉजेज़ में देखा था कि इमोशनल प्रॉब्लम भी उसमें थी, ठीक है। तो देन प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग थम सकिंग में लीड, अब ये जो बहुत लंबे समय से अगर वो थम सक कर रहा है, सक कर रहा है, अगर मुंह पे वो उसको रख रहा है थम को और उसको सक कर रहा है तो लंबे टाइम से, तो वो क्या होगा, उससे डेंटल प्रॉब्लम हो जाएंगी, जैसे कि माल अलाइनमेंट टीथ हो जाएंगे, यानी कि उबड़े खाबड़े जो होते हैं ना, उबड़ खाबड़ टाइप के ऊंचे नीचे, और सम टाइम माल फॉर्मेशन ऑफ द अपर पैलेट ऑफ द माउथ, और जो माउथ का अपर पैलेट होता है वहाँ पर भी मतलब तालू जिसे बोलते हैं ना, तो वो भी ठीक तरीके से नहीं बन पाता, माल फॉर्मेशन हो जाता है ना, क्योंकि बेबी उसको हर समय मुंह में अपने थंब रख रहा है, तो वो उसका जो पोजीशन होगी वो सही नहीं होगी, तो इसलिए वो जिस पोजीशन में होगा उसी तरीके से वो फॉर्म हो जाएगा, जो तालू होता है ना, अपर पैलेट, ठीक है। और क्या होता है कि जो टीथ होते हैं उसके बीच में भी काफ़ी गैप आ जाता है, माल अलाइनमेंट हो जाते हैं, ठीक है। और जो चिल्ड्रन में ऑल्सो डेवलप स्पीच प्रॉब्लम, और उसको उससे क्या होगा, बोलने में प्रॉब्लम आएगी, स्पीच में प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि उसको मिस प्रोनाउंसिंग करेगा, यानी कि वर्ड को ठीक से नहीं बोल पाएगा, जैसे टी है और अल्फ़ाबेट में डी है, उसको वो ठीक से नहीं बोल पाएगा। तो जब भी बोलेगा तो लिपसिंग एंड थ्रस्टिंग आउट द टंग वाइल टॉकिंग, जब भी वो बात करेगा तो उसकी जो टंग होती है ना, वो क्या करेगी, लिप्स, मतलब उसके जो लिप्स होते हैं वो उसके बीच में आएगा, मतलब कहने का मतलब है कि हवा सी निकलने लगेगी उसकी बीच में से बोलने से, तो वो ठीक से वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखा है कि बच्चे में टी और अक्षर डी का गलत उच्चारण करने से जैसी वाणी संबंधी समस्याएं भी विकसित हो सकती हैं, ठीक है। और मतलब जैसे बात करते समय कुछ लोग ना तुतलाते हैं, टंग के बीच में हम अपने इस टंग को लेके आते हैं, टीथ के उस आगे टच करते हैं लिप्स में इस तरीके से, तो वो उसकी जो वॉइस होती है वो तुतलीपन होता है ना, तो वो उच्चारण जिसे कहते हैं ना, वो ठीक से नहीं हो पाता है, ठीक है। और तुतलाना और जीभ बाहर निकालना, इस तरीके से बातें करते हैं। अ चाइल्ड विद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम नीड टू बी इवॉल्वेड बाय डॉक्टर, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है, बहुत देर तक, बहुत एज तक का वो टंग मतलब थंब सकिंग कर रहा है और फिर ये प्रॉब्लम थोड़ी दिखने को मिली है, तो डॉक्टर से ज़रूर से कंसर्न करना चाहिए। अब इसका
मैनेजमेंट क्या हो सकता है? कुछ इसका जो मैनेजमेंट होता है थम सकिंग का, इसको हम घर पे ही मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं सेटिंग रूल एंड प्रोवाइड डिस्ट्रैक्शन। तो कुछ रूल को सेट कर सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन यानी कि डिस्टर्ब कर सकते हैं बच्चे को। अगर वो ये करता है, मुंह पे उंगली लाता है, तो उसका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनी एक्सपर्ट रिकमेंडेड, कि बहुत सारे लोगों ने ये रिकमेंड किया जो कि एक्सपर्ट्स हैं बच्चों के, उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि इसको इग्नोर कर दें, थम सकिंग के ऊपर ध्यान ना दें बच्चों पे, क्योंकि मोस्ट चिल्ड्रन जो होते हैं इसको स्टॉप कर देते हैं अपने आप ही, ठीक है, ठीक है। लेकिन कुछ फॉलोइंग मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड बाय पेरेंट्स। कुछ मेजर्स होते हैं जो घर पे कर सकते हैं अपने आप से, कुछ उपाय, जो डूज का मतलब होता है कर सकना। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि उनका जो अटेंशन होता है, डाइवर्ट द चाइल्ड, मैंने जैसे बोला ना माइंड डाइवर्शन थेरेपी, तो उनके जो माइंड होता है, अटेंशन होता है, उसको डाइवर्ट एक जगह, मतलब जो थम सक कर रहा है तो वहाँ से उसका माइंड को हटा के किसी दूसरे चीज़ में इंगेज कर देना। इंगेज हिम इन प्ले एक्टिविटीज़, कुछ दूसरी एक्टिविटी जो उसको पसंद हो उसमें उसको बिजी रख देना, ठीक है। द हैंड एंड फिंगर ऑफ चाइल्ड शुड बी केप्ट बिजी, यानी कि जो वो मुंह पे ले जाता है उसको क्या कर देना, उसी से रिलेटेड टास्क देके उसको बिजी कर देना है, उस थंब से या उस फिंगर से, ठीक है। उसमें कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जैसे कि ड्राइंग, क्योंकि उनको जो चीज़ पसंद है वो उनसे करवाना है, ड्राइंग में ज़्यादा वो फिंगर उनके बिजी रहेंगे, ठीक है। और ऑफर प्रेज एंड रिवार्ड टू द चाइल्ड फॉर नो सकिंग थंब। अगर बच्चे को क्या कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं, मतलब उसको, ठीक है, जिससे कि वो क्या ना कर सके। अगर आप अपनी थंब नहीं ले जाएंगे मुंह पे, तो मैं आपको ये दूंगी या वो दूंगा, इस तरीके से उसको कुछ गिफ्ट देके या उसकी कुछ प्रशंसा करके वो क्या करेगा, अपना थंब को वहाँ नहीं ले जाएगा कि वो मेरे ऐसा ना कर, मैंने आज थंब सक नहीं किया तो मुझे ये गिफ्ट मिला और मुझे काफ़ी मेरी तारीफ़ की गई, तो वो फिर दूसरे दिन से उसको नहीं करेगा। तो इस तरीके से भी धीरे धीरे छुटा सकते हैं। डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड व्हेन ही फील बोर, अगर वो फील कर रहा है बोर हो रहा है तो उसको क्या करना है, डिस्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि उसका ध्यान चेंज करना है, ठीक है, अगर वो बोरियत महसूस करता है तो, ठीक है। एंड पुट ग्लव्स ऑन चाइल्ड हैंड, उसके हैंड में, अगर वो छोटा बच्चा है तो उसके हैंड में क्या करना है, ग्लव्स को रखना है डाल के, ताकि जो वो है उसको ना मुंह पे रख पाए। द थम विथ क्लोथ और बैंडेज, अगर या तो ग्लव्स कर लें या फिर थम में उसकी बैंडेज लपेट लें या क्लोथ लपेट लें, जिससे कि वो फिंगर को अपने मुंह पे नहीं ले जाएगा। एंड नॉन टॉक्सिक बिटर टेस्टिंग सब्सटेंस, और जो टॉक्सिक ना हो, ऐसा कोई बिटर यानी कि कड़वी चीज़ जो होती है टेस्ट में, जो उसके लिए जो चीज़ बच्चे पसंद नहीं करते हैं, ऐसी सब्सटेंस को उसके फिंगर में क्या कर देना है, कैन बी अप्लाइड, ठीक है। उसके फिंगर में जो बच्चे मुंह पे रखता है थंब, उसमें उसको अप्लाई कर देना है, जिससे कि वो क्या करेगा, उसको नहीं सक करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको टेस्ट उसका कड़वा लगेगा। एंड टेक हेल्प ऑफ एल्डर चिल्ड्रन फॉर एक्सप्लेनेशन टू योर सिबलिंग, ठीक है। और छोटे भाई बहनों को समझाने के लिए बड़े बच्चों की मदद लेनी चाहिए, यानी कि बड़े बच्चों को उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो ये ना करें, तो इसलिए उनको वो अच्छी से एक्सप्लेन करें कि इससे क्या गलत हो सकता है, ये करके ना, कि मैं नहीं करता हूँ तो मैं देखो कितना गुड बॉय हूँ, आप करते हो तो आपको लोग गलत समझेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा कुछ बड़े बच्चों से उसको कहलवाएं। एंड इनकरेज द चाइल्ड टू सोशलाइज, और बच्चे को क्या करना, सोशलाइज बनाना है, यानी कि सबसे फ्रेंडली वो बिहेव करे, इसको इनकरेज करना है, लोनलीपन उसका हटाना है। इफ़ द चाइल्ड इज सकिंग थम, अगर चाइल्ड सक कर रहा है थम को, तो ड्यू टू एंजाइटी और डिस्ट्रेस, तो उसको क्या हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है या डिस्ट्रेस हो सकता है, इसी की वजह से वो क्या कर रहा है, उसको अपना माइंड डाइवर्ट करके उसको सक कर रहा है, तब ताकि उसकी एंजाइटी डिस्ट्रेस जो है वो दूर हो जाए। यानी कि कुछ होता है ना कि अपनी बॉडी लैंग्वेज उनकी चेंज हो जाती है अगर उनको एंजाइटी और डिस्ट्रेस होता है, तो बच्चों में क्या होता है, सक करते हैं वो लोग ये थंब को। तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसके जो भी कॉज होता है डिस्कम्फर्ट का, उसको असिस्ट करना चाहिए, उसका पता लगाना चाहिए, और बच्चे से उसके बारे में क्या करना चाहिए, रीअश्योर हिम, और उसको क्या करना चाहिए, उस प्रॉब्लम को पूछना चाहिए, उसके बारे में पता करना चाहिए, और उसको क्या करना चाहिए, आश्वस्त कराना चाहिए कि ऐसा कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, इट्स ओके, इस तरीके से उसको सांत्वना देनी चाहिए। देन डोंट, और डोंट का मतलब है आपको क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट स्कोल्ड द चाइल्ड, उसको डांटना नहीं है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं देनी है, पनिश भी नहीं करना है, और फोर्सफुली जो होते हैं रिमूव भी नहीं करना
करना है थंब को, उसकी जो थंब होती है मुंह पे उसको ज़बरदस्ती हाथ नहीं निकालना है और ना उसको कोई सजा देनी है, ना ही उसको कोई डांटना पड़ना है, ठीक है। डू नॉट टाई चाइल्ड थंब और फिंगर, और उसकी जो थंब और फिंगर जो वो मुंह पे ले जाता है उसको टाई नहीं करना, टाइट मतलब किसी चीज़ से उसको बांधना नहीं है। डू नॉट नैग स्कोल्ड एंड बीट द चाइल्ड, और उसको क्या नहीं करना है, बच्चे को डांटना भी नहीं है उसको, और क्या नहीं करना है उसको, पीटना भी नहीं है, बीट मतलब डांटना भी नहीं है, पीटना भी नहीं है, ठीक है। एंड डू नॉट लीव द चाइल्ड रिप्रेजेंट कोल्ड रिपीटेडली कोल्ड वेट एंड हंग्री, और बच्चे को क्या नहीं रखना है, बार बार ठंडे ठंडे से बचाना है, गीला नहीं रखना है, यानी कि जो बच्चे को अनइजीनेस कर सकता वो नहीं करना है, ना तो ठंडा ना तो मतलब बहुत ज़्यादा भीगा हुआ या बहुत ज़्यादा फूका नहीं रखना है, तो निश्चय नहीं तो वो क्या करेगा, अपना माइंड डाइवर्ट वो इससे करेगा, थम सकिंग से। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप जाते जाते एक लाइक तो करिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेल बाइटिंग, और इस तरीके से हम आगे को नए नए प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे। तो छोटे छोटे वीडियो बना के डालूंगी, तो अगर आपको लिखने के लिए आता है तो आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक ही बार में लंबे नोट्स बना के लिखेंगे, जैसे कि मैंने पहले चार्ट बनाया उस तरीके से चार्ट बना लेंगे। पीडियाट्रिक्स से लिया गया है ये, तो पीडियाट्रिक्स में आ सकता है कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, तो वो आप इस तरीके से आंसर सभी का देंगे, अप टू द मार्क आपको लिखना पड़ेगा। ओके गाइज, गुड बाय, टेक केयर।